बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने शुरू करना है वो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड की मेटाबॉलिज्म मतलब आपके पास हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए हमारे पास पायरुविक एसिड बन चुका है। अब हमें पायरुविक एसिड की क्या करना है, इसकी फर्दर मेटाबॉलिज्म देखनी है। मेटाबॉलिज्म कैसे होती है पायरुविक एसिड की, वो हमने देखनी है। देखें जी, पायरुविक एसिड जो है ना हमारे पास, वो पायरुविक एसिड जो है उसने कन्वर्ट होना होता है एसिटाइल कोए में। यही इसका फेट है, एसिटाइल कोए इसका जो है वो है इसका फेट। अब हमने एसिटाइल कोए बनाना है, ठीक है जी। पायरुविक एसिड जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, पायरुविक एसिड को हमने करना है, मतलब ये है कि यहाँ पे एसिटाइल कोए जो है ना, मतलब ये है कि यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है ना, यहाँ पे इसकी होनी है डीहाइड्रोजनेशन। मतलब जो इसके अंदर जो NADH होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, NAD पॉजिटिव में, ठीक है जी। तो NAD को हमने यहाँ पे क्या करना है, डीहाइड्रोजनेशन इसकी करनी है पायरुविक एसिड की। तो वो कैसी होगी, वो NADH जो होगा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे इसका मतलब डीहाइड्रोजिनेज हमने करना, डीहाइड्रोजिनेज। इसमें जो एंजाइम यूज होंगे वो होंगे डीहाइड्रोजिनेज। मैं जैसे कि पायरुविक एसिड है तो पायरुविक एसिड डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्सेस, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास एंजाइम्स यूज होंगे। और वो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि हमारे पास ना जो एक कॉम्प्लेक्स पूरा होता है, कॉम्प्लेक्स के मीन के हमारे पास ना एक होगा E1, ठीक है जी, एक होगा E2 और एक होगा E3। हमारे पास 3 एंजाइम्स होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। E1 का जो नाम है ना वो E1, E2 और E3, इन सब का देखें जी। E1 को E1, E2 और E3। E1 जो है ना इसका नाम है पायरुवेट, इसका नाम है क्या चीज़, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, सिंपल हाइड्रोजिनेज, ठीक है जी। या सॉरी डी कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। क्यों इसको डी कार्बोक्सिलेज कहते हैं, क्योंकि इसने क्या करना है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को पायरुवेट से रिमूव करवा देना है। इसने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देना है, रिमूव करवा देना है। किसमें से, हमारे पायरुविक एसिड में से। दूसरा जो एंजाइम है वो है E2, और E2 जो है इसको हम कहते हैं डाईहाइड्रो लिपोइल, और उसके बाद एसिटाइल ट्रांसफरेज। क्यों इसको देखो जी, डाईहाइड्रो लिपोसाइल क्यों, वो मैं आगे बताता हूँ। एसिटाइल ट्रांसफर, क्योंकि वो एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। कैसे करेगा हम आगे देखेंगे। A3 में क्या होगा कि डाईहाइड्रो लिपोसाइल डीहाइड्रोजिनेज, ये 3 एंजाइम यूज होंगे। और जो E2 में E1 में यूज होगा ना, ये 3 एंजाइम हो गए। और को एंजाइम्स भी होते हैं, कुछ को एंजाइम्स भी होते हैं इस प्रोसेस में। उन को एंजाइम्स के नाम, जो E1 के लिए को एंजाइम है, उस को एंजाइम का नाम जो है, E1 के लिए जो को एंजाइम हमें चाहिए ना, वो हमें चाहिए कौन सा, थायमीन पायरोफॉस्फेट चाहिए हमें E1 के लिए। और E2 के लिए हमें 2 कोएंजाइम्स चाहिए। एक चाहिए हमें कौन सा, कोएंजाइम A, और दूसरा जो हमें चाहिए वो चाहिए हमारे पास कौन सा, लिपोलोइक एसिड। ये हमारे पास लिपोलोइक एसिड हमने एक और जगह पढ़ा था, आर्सेनिक पॉइजनिंग में। क्या करता है कि लिपोलोइक एसिड में जो होता है, हमारा लिपोलोइक एसिड सही तरीके से काम नहीं करता और इसकी जगह फॉस्फेट आ जाता है, और जो हमारा होता है कि उससे आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाती है। और E3 जो है उसके लिए जो हमें थर्ड एंजाइम चाहिए वो FAD पॉजिटिव और NAD पॉजिटिव हमें कोएंजाइम्स चाहिए, ठीक है जी। तो अब हम एक्चुअली प्रोसीजर करने जा रहे हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन होती कैसे है। तो वो देखें, हमारे पास ये है पायरुवेट, तो पायरुवेट को हमने यूज़ करना है, ठीक है जी। पायरुवेट है तो पायरुवेट यहाँ से आएगा, और थायमीन पायरोफॉस्फेट। अब ये थायमीन पायरोफॉस्फेट क्या है, थायमीन पायरोफॉस्फेट कौन एंजाइम है किसका, हमारे फर्स्ट एंजाइम का, कौन सा, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज का। तो दोनों मिलेंगे यहाँ पे, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज पड़ा होगा, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज पड़ा होगा, तो वो चेंज कर देगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। और नेक्स्ट जो आपके पीछे क्या रह गया, यहाँ से आपके पास देखें जो पायरुवेट का फार्मूला है CH3COO और COO-
माइनस, तो ये फार्मूला है। तो यहाँ से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं तो पीछे क्या रह गया, एसिटाइल ग्रुप रह गया, एसिटाइल ग्रुप ये आ गया, और उसके पीछे क्या आ गया, थायमिन पायरोफॉस्फेट, और थायमिन पायरोफॉस्फेट जो होगा वो ये थायमिन पायरोफॉस्फेट यूज़ हो गया, और ये थायमिन पायरोफॉस्फेट को दोबारा बना देगा। ठीक है जी, अब ये हमारा पहला एंजाइम का काम पूरा हो गया। अब होना है हमारे दूसरे एंजाइम का काम। दूसरे एंजाइम का जो काम है वो कुछ इस तरीके से है कि वो हमारा एंजाइम जो है उसका नाम है डाईहाइड्रो लिपोसाइल पायरुवेट ट्रांसफरेज। अच्छा, वो कैसे करता है? अब ना यहाँ से क्या होना, पर यहाँ से मैं कह रहा हूँ एसिटाइल ट्रांसफरेज। कौन सा है वो? डाईहाइड्रोलिपोसाइल एसिटाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप जो है ये वाला जो कि हमने E1 एंजाइम में बना था, तो ये एसिटाइल ग्रुप यूटिलाइज हो जाना है, तो इसलिए इसने ट्रांसफ़र कर देना है। मतलब ये एसिटाइल ग्रुप किधर ट्रांसफ़र करेगा? ये हमारे पास है लिपोसाइल लिपोलोइक एसिड, और उसको दो सल्फर उसके साथ डाइसल्फाइड ब्रिज से वो जुड़ा है, लिपोलोइक एसिड है, और दो सल्फर ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्या कर जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या हुआ कि यहाँ से आपके पास क्या हुआ कि यहाँ से एसिटाइल ग्रुप आया, और यहाँ से लिपोलोइक एसिड और उसके साथ सल्फर, और यहाँ पे SH आ गया, और यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे आ गया। तो देखिए जी, ये एसिटाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। किसने किया? डाईहाइड्रोलिपोसाइल ट्रांसफरेज ने इसको ट्रांसफ़र किया है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये अपना किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका दोबारा इस फॉर्म में। और ये कैसे होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब लिपोलिक एसिड इधर भी है, S इधर भी है, SH इधर भी है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास। अगर हम एसिटाइल को रिमूव कर दें ऑब्वियसली, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको क्या करते हैं कि ये हमने लास्ट टाइम जो चीज़ बनाई थी वो कुछ इस तरीके से बनाई थी कि हमारे पास देखें, हमारे पास क्या था कि यहाँ पे लिपोलिक एसिड था और डाइसल्फाइड उसका बॉन्ड बना हुआ था। तो यहाँ से क्या हुआ कि वो कन्वर्ट हो गया किसमें, और उसका यहाँ से एसिटाइल ग्रुप आया था। जो हमारे पास याद है आपको, ये एसिटाइल ग्रुप है और उसके साथ थायमिन पायरोफॉस्फेट भी लगा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ से पायरोफॉस्फेट भी लगा हुआ है। तो यहाँ से ये जो होगा ये एसिटाइल ग्रुप डोनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, लिपोलिक एसिड और सल्फर और SH आ गया। और यहाँ से क्या होगा, ये दोबारा फिर किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये अपना ये क्या करेगा, अपना यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से होगा ये अपना ये वाला जो ग्रुप है ये किसको दे देगा, ये अपने ये वाला एसिटाइल ग्रुप कोए को दे देगा। अब ये कोए कहाँ से आया है? मैं आपको कोए के बारे में पहले बता चुका हूँ। अगर हम पीछे भी मैंने आपको बताया है कि कोए जो एक्चुअली है वो E2 का एंजाइम जो है, E2 एंजाइम जो है उसका कोए जो है वो को फैक्टर है, एक लिपोलोइक एसिड और एक को एंजाइम A। ये दो को एंजाइम A और एक जो हमारा E2 एंजाइम है उसका को एंजाइम A जो है वो फैक्टर है उसका। ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, ये एसिटाइल ग्रुप देने के बाद इसके पास पीछे क्या रह जाएगा, इसके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, लिपोलोइक एसिड SH और SH ग्रुप, और ये जुड़ गया। अब ये क्या हुआ, ये दोबारा इसमें कैसे चेंज हुआ, अब हमारा काम आएगा थर्ड एंजाइम का। मैंने आपको नाम पहले बताए थे कि भाई जो नाम है उसी में ही उसका मतलब छुपा हुआ है, जो नाम है वही हमारा सब कुछ इंडिकेशन है। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास जो थर्ड एंजाइम है उसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसिटाइल डिहाइड्रोजिनेज, जिसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी लिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। मतलब ये हुआ डिहाइड्रोजीनेज, मतलब यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेशन होगी, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो ये कौन रिमूव करवाएगा, ये FAD करवाएगा। और याद होगा आपको FAD क्या है, FAD थर्ड E3 का को फैक्टर है, को एंजाइम है, और ये FADH2 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से और ये NAD आएगा और वो चेंज हो जाएगा किसमें, NADH2 में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे, और यहाँ पे ना इस सोरे प्रोसेस में हमारे पास दो और एंजाइम भी यूज़ होते हैं। एक होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज, एंड नंबर 2 पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज
पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज। देखिए जी, अब हमारे पास ये दो एंजाइम्स हैं, मेरी बात सुने, देखें अब हमारे पास पायरुवेट जो है उसने चेंज होना है किस में, एसिटाइल कोए में। हमारा पर्पस तो यही है ना जी। तो मतलब ये हुआ, जब पायरुवेट, अगर एसिटाइल कोए हमारा ऑलरेडी ज़्यादा है, अगर एसिटाइल कोए ज़्यादा है तो क्या हमें पायरुवेट को ज़रूरत है एसिटाइल कोए में चेंज करने की? नो, राइट। तो हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो काम कर रहे थे, जो इसको पायरुवेट को एसिटाइल कोए में चेंज कर रहे थे, वो भी काम करेंगे? उनको करना चाहिए काम? नहीं, उनको हो जाना चाहिए इनएक्टिव। क्लियर? तो मतलब अगर आपके पास पायरुवेट की मिकदार ज़्यादा है, पायरुवेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब आपके और एसिटाइल, आपके एसिटाइल कोए आपके पास बहुत कम हो चुके हैं, तो अब हमारे पास क्या पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट होना चाहिए, इनएक्टिवेट होना चाहिए? ऑब्वियसली एक्टिवेट होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा पायरुवेट को उठाएं, एसिटाइल कोए में चेंज करें। ठीक है जी। तो पायरुवेट को जब हमें ज़्यादा एसिटाइल कोए में चेंज करना है, तो मतलब हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो उनको एक्टिवेट होना पड़ेगा, तो इसको जो एक्टिवेट कौन करता है? तो अब हमारे पास लिख लेते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की एक्टिव फॉर्म और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है जी। तो अब हमारे पास एक्टिव फॉर्म है और इनएक्टिव फॉर्म है। जो एक्टिव फॉर्म है उसको कौन एक्टिव करता है? उसको करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज। ये एंजाइम एक्टिवेट करता है इस एक्टिव फॉर्म को। इनएक्टिव कौन करता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज। और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज है, ये क्या करता है? इस इनएक्टिव स्टेट को क्या कर, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। तो पायरुवेट काइनेज जो है वो एक्टिव को क्या करता है? इनएक्टिव करता है। और जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज है वो इनएक्टिव को उठा के एक्टिव में चेंज कर देता है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास देखें, जो एक्टिव फॉर्म है उसको कब आना चाहिए? इस एक्टिव कब होगा? जब आपके पास एक्टिव कब होगा? जब आपके पास NADH की मिकदार कम होगी। अगर NADH की मिकदार ज़्यादा होगी तो एक्टिव नहीं, इनएक्टिव होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद जो है ATP, अगर ATP ज़्यादा है तो अब फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम जो है पायरुवेट को एसिटाइल कोए में चेंज करें और एनर्जी निकालें। अगर हमारे पास ऑलरेडी एनर्जी ज़्यादा है तो फिर हमारा क्या होगा कि उसको वो ATP ज़्यादा होना वो क्या करेगा? फेवर करेगा इनएक्टिव स्टेट को। उसके बाद जो हमारे पास एसिटाइल कोए है, एसिटाइल कोए अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो भी इनएक्टिव स्टेट को फेवर करेगा। NADH अगर हो तो NADH अगर पहले से ही ज़्यादा है तो अब हमें क्या ज़रूरत है डिहाइड्रोजनेज करने की? डिहाइड्रोजनेशन हम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज से हमें क्या मिलता था? हमें NADH मिलता था। तो NADH यहाँ से हमें NADH मिलता था। तो अगर NADH पहले से ज़्यादा तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम यहाँ से नया निकालें? ठीक है जी। तो पायरुवेट जितना, तो एक्टिव स्टेट कब एक्टिवेट होगी? एक्टिव स्टेट डिपेंड करेगी पायरुवेट पे। जब पायरुवेट की मिकदार ज़्यादा होगी तब क्या होगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की फॉर्म ज़्यादा एक्टिव रहेगी। तो ये जनरल सा इंट्रोडक्शन था किसका? हमारा क्या कहना चाहिए कि हमारा पास जो था एक्टिव किसका था? हमारे ऐसे डिहाइड्रोजनेशन ऑफ पायरुविक एसिड का सेकंड स्टेप जो है उसका इंट्रोडक्शन था। देखिए जी, अब हमारे किसी वजह से अगर हमारे पास E1 में डेफिशिएंसी हो जाती है, E1 के एंजाइम जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके पास जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काम नहीं करेगा तो उसे पायरुवेट से एसिटाइल कोए नहीं बनेगा। ऑब्वियसली एसिटाइल कोए जो होगा वो एबिलिटी कम हो जाएगी, वो नहीं बनेगा। तो लैक्टेट जो एक और एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? इस पायरुवेट को उठा के किस में चेंज कर देगा? लैक्टेट में। जब E1 में डेफिशिएंसी हुई मतलब उसकी वो अगर क्या हो रही है, उसकी डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो रही, मतलब ऐसे पायरुवेट से एसिटाइल कोई नहीं बनना तो वो लैक्टेट पे बनना। तो लैक्टेट हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बढ़ता जाएगा। लैक्टिक एसिड बढ़ने से क्या हमारे बॉडी में हो जाएगी? मेटाबॉलिक
एसिडोसिस हमारी बॉडी में हो जाएगी, क्योंकि हमारे बॉडी में एसिड की अमाउंट बढ़ती जा रही है और इससे डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। थैंक यू। और एक और बात रहेगी, वो है आर्सेनिक पॉइजनिंग के बारे में। आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या होती है कि आपके पास, मैंने आपको पहले भी बताया, आर्सेनिक पॉइजनिंग को ना हम कुछ यूँ डिफाइन करते हैं। देखिए हमारे पास ना आर्सेनिक जो है ना वो होता है दो फॉर्म्स में। एक होता है आर्सेनाइट और एक होता है आर्सेनेट। तो दो हमारे पास है, ये है ट्राइवेलेंट और ये है पेंटावेलेंट। मतलब उसकी दो तरह की वैलेंसी हो सकती है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट अगर जब होगा तो वो हमारे पास क्या करेगा, पॉइजनिंग काज करेगा, और जब ये होगा तब पॉइजनिंग काज नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारी एसिडिक पॉइजनिंग होती है। तो सम टाइम क्या होता है कि जो हमारे पास आर्सेनिक होता है वो हमारे लिपोलिक एसिड के साथ बाइंड हो जाता है, और लिपोलिक एसिड की जो वर्किंग होती है वो डिस्टर्ब होती है, और उससे क्या होता है कि वो जो लिपोलिक एसिड को आप देख सकते हैं कि लिपोलिक एसिड का जो E2 में है वो मेन रोल है। ये तो लिपोलिक एसिड जब काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली फिर उससे क्या होगा कि वो ऐसे जो CH3C डबल बॉन्ड O बन रहा था तो वो इसके साथ इसके लिपोलिक एसिड के साथ कंबाइन नहीं होगा, और उससे क्या होगा, अल्टीमेटली ब्रेन डैमेज, न्यूरोलेशन और बाकी प्रॉब्लम्स होंगे।